देश की अदालतों में अभी बहुत जोरदार बहस चल रही है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर। ये कानून जो पिछले महीने ही संसद में पास हुआ है, पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े बदलाव लाना चाहता है। सरकार ने कहा है कि इन बदलावों का मकसद वक्फ बोर्ड को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। साथ ही इन बोर्ड्स में ज्यादा लोगों को शामिल करना और उनके कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाना भी है, क्योंकि इन पर अक्सर लोगों की नजर रहती है। ये कानून पुराने ढांचे को बदलकर इन धार्मिक एंडोमेंट्स के लिए नए ढांचे और नियम लाना चाहता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के आते ही कई मुस्लिम संगठनों और कम्युनिटी लीडर्स ने इसका विरोध किया। उन्हें ये बदलाव सुधार नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक संस्थाओं की ऑटोनॉमी पर सीधा हमला लगता है। कानून पास होते ही देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिससे कम्युनिटी की चिंता साफ दिखाई दी। इन ग्रुप्स का कहना है कि ये बदलाव वक्फ के असली मकसद को बदल सकते हैं, जो इस्लामी परंपरा और कानून में गहराई से जुड़ा है। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि कम्युनिटी अपने धार्मिक और चैरिटेबल एंडोमेंट्स को अपने तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगी। इस नए कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चुनौती देने वालों में कांग्रेस सांसद श्री मोहम्मद जावेद और आईएमएम नेता श्री असदुद्दीन ओवैसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उनकी याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मुख्य मुद्दा है। दिलचस्प बात यह है कि इस कानून को बीजेपी शासित 6 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम का समर्थन मिला है। इससे पता चलता है कि ये बदलाव कितने विवादास्पद हैं और इस नए कानून की जरूरत और इसके असर पर लोगों की राय बंटी हुई है। भारत में वक्फ का कॉन्सेप्ट और रेगुलेशन नया नहीं है। ये 1913, 1923 और 1955 जैसे सालों में बने कानूनों से विकसित हुआ है। 1995 का वक्फ अधिनियम एक अहम पड़ाव था, जिसे बाद में 2013 में संशोधित किया गया। ये 2025 के संशोधन से पहले का मुख्य कानूनी ढांचा था। इस हिस्टोरिकल लेजिस्लेटिव जर्नी को समझना जरूरी है, ताकि चल रही बहस और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जा रहे बदलावों के महत्व को समझा जा सके। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कई प्रावधानों पर जोरदार हमला बोला। उनकी दलील का मुख्य बिंदु वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का विरोध था। श्री सिब्बल ने कहा कि इससे इन धार्मिक निकायों पर मुस्लिमों का नियंत्रण कमजोर होगा। उन्होंने बताया कि वक्फ अपनी डेफिनेशन के अनुसार एक मुस्लिम द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक या चैरिटेबल कामों के लिए की गई प्रॉपर्टी की एंडोमेंट है। इस रिलीजियस नेचर के कारण उन्होंने तर्क दिया, वक्फ संस्थाएं मूल रूप से गैर धर्मनिरपेक्ष और अलग हैं, इसलिए इन्हें मुख्य रूप से कम्युनिटी के सदस्यों द्वारा ही मैनेज किया जाना चाहिए। श्री सिब्बल ने नए कानून के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद के प्रपोज्ड स्ट्रक्चर पर भी बात की। उन्होंने बताया कि नए कानून में 22 सदस्यों वाली एक संस्था का प्रावधान है, जहां मुस्लिम अल्पमत में हो सकते हैं। इस परिषद में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, पदेन, 10 मुस्लिम सदस्य और कई अन्य सदस्य जैसे जूरिस्ट और ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे, जिनका धर्म स्पेसिफाइड नहीं है। उन्होंने अदालत को चेतावनी दी कि ऐसे प्रावधानों को लागू करने से वक्फ सिस्टम और मुस्लिम कम्युनिटी की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार अपने धार्मिक मामलों को ऑटोनमसली मैनेज करने की क्षमता को नुकसान होगा। श्री सिब्बल की दलीलों का एक बड़ा हिस्सा संशोधन में एलिजेड कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशंस पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि नया कानून अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की मान्यता, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि हिंदू और सिख धार्मिक संस्थाओं के गवर्निंग बॉडीज में आमतौर पर उनके धर्म के बाहर के लोग नहीं होते। उन्होंने सवाल किया कि वक्फ संपत्तियों और उनके प्रशासन पर अलग स्टैंडर्ड क्यों लागू किया जा रहा है। श्री सिब्बल ने संशोधन अधिनियम को वक्फ संपत्तियों का स्लो एक्विजिशन बताया, जिसका मकसद मुसलमानों के अपने एंडाउमेंट्स को मैनेज करने के अधिकारों को कमजोर करना है। उन्होंने वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट को हटाने की कड़ी आलोचना की। इस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल के तहत उन संपत्तियों को वक्फ माना जाता था जो लंबे समय से धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं, भले ही उनके फॉर्मल डेडिकेशन डीड्स न हो।
उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रावधान को हटाने से मुस्लिम कम्युनिटी कई हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज पर अपने लेजिटिमेट क्लेम्स खो सकती है, जिससे उनकी कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज पर असर पड़ेगा। उन्होंने फेडरलिज्म पर भी चिंता जताई और कहा कि ये अधिनियम वक्फ प्रबंधन पर राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण करता है। श्री सिब्बल की चिंताओं को दोहराते हुए मुस्लिम पक्ष के अन्य सीनियर एडवोकेट्स ने भी अपनी दलीलें पेश की। डॉ. अभिषेक सिंघवी ने नए कानून की आलोचना करते हुए कहा कि इससे वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कम्बरसम प्रोसीजर्स वक्फ संपत्तियों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग और प्रोटेक्शन को हतोत्साहित करने की स्ट्रैटेजी लगती है। डॉ. सिंघवी ने पिछले 5 सालों से धार्मिक प्रैक्टिस साबित करने की जरूरत पर सवाल उठाया और कहा कि ये स्टिपुलेशन देश के किसी भी अन्य धार्मिक ट्रस्ट या एंडाउमेंट के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स में नहीं है, इसलिए ये भेदभावपूर्ण है। सीनियर एडवोकेट श्री राजीव धवन ने एक और अहम बात कही कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक डिस्टर्बिंग प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि शायद ये पहली बार है जब कोई रिलीजियस एक्ट धर्म की डेफिनेशन खुद बदल रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए किसी धर्म के प्रैक्टिसिंग मेंबर की पहचान के क्राइटेरिया को बदल रहा है। उन्होंने कहा कि ये देश के सेक्युलर फैब्रिक के लिए एक बड़ी चुनौती है। श्री धवन ने ये भी बताया कि वे एक सिख क्लाइंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो वक्फ का समर्थन करता है और नए कानून का विरोध करता है, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पर इंटर कम्युनिटी एकजुटता दिखती है। इसके अलावा श्री हुजैफा अहमदी ने प्रैक्टिसिंग मुसलमानों की पहचान करने की प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसे क्राइटेरिया से इंट्रूसिव और अनवारंटेड पूछताछ हो सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय श्री जस्टिस B.R. गवई ने सुनवाई के दौरान कई जरूरी टिप्पणियां की। जब श्री सिब्बल ने वक्फ संपत्तियों पर सिर्फ मुसलमानों के अधिकार की बात कही, तो चीफ जस्टिस ने बोधगया का उदाहरण दिया, जो बौद्धों और हिंदुओं दोनों के लिए पवित्र है और जहां प्रबंधन में हिंदू कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। श्री सिब्बल ने जवाब दिया कि पूजा स्थल शेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन वक्फ संपत्तियां मुस्लिम धर्म और डेडिकेशन से जुड़ी हैं। चीफ जस्टिस गवई ने कानून के जनरल प्रिंसिपल पर भी टिप्पणी की और कहा कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है जब तक कि अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का कोई स्पष्ट मुद्दा साबित न हो जाए। ये प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी न्यायिक हस्तक्षेप के लिए एक हाई थ्रेशोल्ड तय करता है, खासकर इंटरिम रिलीफ देने के लिए। चीफ जस्टिस गवई ने जोर देकर कहा कि कोई भी इंटरिम रिलीफ, जैसे कि कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक, तभी दी जाएगी जब याचिकाकर्ता पेटेंट इलीगैलिटी या गंभीर इरेपरेबल हार्म साबित कर सके। उन्होंने संकेत दिया कि अन्यथा अदालत का ध्यान कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की पूरी तरह से जांच करने पर रहेगा। इस बीच केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह अपनी इमीडिएट डिस्कशन को पहले उठाए गए 3 स्पेसिफिक मुद्दों वक्फ बाय यूजर क्लॉज, वक्फ निकायों में गैर मुस्लिमों का नामांकन और वक्फ के तहत सरकारी जमीन की पहचान तक सीमित रखे। हालांकि मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने के लिए दिया गया स्पेसिफिक समय अवेलेबल रिपोर्ट्स में नहीं बताया गया है, लेकिन ये साफ है कि उनके वकीलों, जिनमें श्री कपिल सिब्बल, डॉ. अभिषेक सिंघवी, श्री राजीव धवन और श्री हुजैफा अहमदी शामिल हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के सामने विस्तृत दलीलें पेश की। उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कई प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां रखीं, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशंस, धार्मिक ऑटोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस शामिल हैं। इन दलीलों से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं को इस अधिनियम के मुस्लिम कम्युनिटी और उनके धार्मिक एंडाउमेंट्स पर पड़ने वाले असर को लेकर कितनी गंभीर चिंता है। सुनवाई के दौरान एक अहम घटना सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता के जरिए केंद्र सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह किसी भी वक्फ संपत्ति के डिनोटिफिकेशन को अस्थायी रूप से रोक देगा। साथ ही सरकार ने वादा किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले पर सुनवाई पूरी होने तक वह वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में किसी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करेगी। यह आश्वासन एक अस्थायी राहत देता है और नए अधिनियम के विवादित प्रावधानों के तहत किसी भी इमीडिएट पोटेंशियली इरिवर्सिबल एक्शन को रोकता है,
जब तक कि न्यायिक समीक्षा चल रही है। ये सुनिश्चित करता है कि अभी के लिए स्टेटस क्वो बना रहे। मंगलवार 20 मई 2025 को सुनवाई इनकंक्लूसिव रही। माननीय श्री जस्टिस एजी मसीह को भी शामिल करते हुए बेंच ने याचिकाकर्ताओं की बात विस्तार से सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कल बुधवार 21 मई 2025 को फिर से सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। इस दिन सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली केंद्र सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का बचाव करने और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई विभिन्न चुनौतियों का जवाब देने के लिए अपनी दलीलें शुरू करेगी। इससे अदालत काउंटर पर्सपेक्टिव सुन सकेगी और विवादित संशोधनों के पीछे के रैशनल को समझ सकेगी। इस अहम सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के नतीजे दूरगामी होंगे। ये न सिर्फ पूरे भारत में हजारों वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के भविष्य के ढांचे का फैसला करेगा, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार और देश के फेडरल डायनामिक्स के नाजुक संतुलन पर भी गहरा असर डालेगा। अदालत के अंतिम फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, कम्युनिटी लीडर्स और आम जनता की नजर रहेगी, क्योंकि यह आने वाले सालों में भारत में राज्य रेगुलेशन और धार्मिक संस्थाओं की ऑटोनॉमी के बीच के संबंधों को आकार देगा।